फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। करंट अफेयर्स आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। पहला आज का हमारा सवाल है कि स्कीम से रिलेटेड है, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। अगर इस स्कीम के बारे में आपने देखा होगा तो आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा पहले जो प्रीलिम्स 27 जून को होने वाला था, तो आई होप आप सभी ने स्कीम्स वगैरह तैयार की होगी। तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, ऐसा स्टेटमेंट में बोला है। स्टेटमेंट 2 में नाबार्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें बात की गई है कि ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं ताकि मिल्क की प्रोसेसिंग गांव के लेवल पे, विलेज के लेवल पे ही कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग की जो बात है उसका मतलब है कि मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर, घी और बाकी सारे जो बटर हैं, इस तरीके से। तो मिल्क का जो प्रोसेसिंग है वो गांव लेवल पे करना है। ये आधा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात नहीं की गई। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सा आता है, देखिए जैसे कि मदर डेयरी होता है, अमूल होता है, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बात की गई है, जैसे गांव में बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे किसानों ने मिलकर अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, दूसरा बिल्कुल सही है। अब देखिए, अगर हम तीसरा स्टेटमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं तो ऑप्शन बी और सी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब हमें क्लियरली पता है कि हमारा जो है वो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर सेकंड तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 2 ये हमारा करेक्ट हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखिए इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, जो गांव में किसान हैं, गांव में किसानों फार्मर्स का जो ग्रुप है, एनजीओज वगैरह हैं, वो बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको वो डेयरी डेवलपमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं कि मिल्क की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ है उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है, मिल्क की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो किसानों को लोन देते हैं और बैंक्स को जो रीफाइनेंसिंग मिलती है वो नाबार्ड के थ्रू मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बात की गई है, मिश्रित कृषि के बारे में बात की गई है। जनरली हम 8th और 9th क्लास में इस कंसेप्ट से हम अवेयर हो जाते हैं। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। एनिमल हस्बेंड्री मिक्स्ड फार्मिंग का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि इसमें जो फार्म्स की साइज होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। तीसरा इसमें बोला है कि ये एक ऐसे एरिया में इसको फॉलो किया जाता है जहाँ पे लो रेनफॉल यानी कि कम वर्षा होती है। देखिए मिक्स फार्मिंग में होता है कि हम फार्मिंग को और जो एनिमल रीयरिंग है उसके साथ मिक्स करते हैं, मतलब हम खेत में अपनी फसल भी पैदा कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में गाय भैंस पाल रहे हैं, बकरी मुर्गी का पालन, ये सारी चीज़ें करते हैं। इससे क्या होता है कि जो किसानों की इनकम है वो इंक्रीज़ होती है कि अगर कोई किसान है वो दूध भी बाज़ार में बेच सकता है, मार्केट में बेच सकता है। तो एनिमल हस्बेंड्री एक इसका असेंशियल कंपोनेंट है, बिल्कुल सही है। देखिए दूसरे अगर स्टेटमेंट पे आते हैं तो हमें दिया है कि फार्म की साइज़ बहुत बड़ी होती है। मान लीजिए कोई किसान है जिसके पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है, अब उसे गाय भैंस पालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, वो अपनी जो उसके पास मान लीजिए 100 हेक्टेयर अगर ज़मीन है तो उसमें इतना प्रोड्यूस हो जाएगा कि वो डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देगा। उसे ये गाय भैंस का दूध बेच के 10,000 20,000 की उसे कमाने की चिंता नहीं है, वो एक बड़ा लैंडलॉर्ड है। तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मिक्स फार्मिंग जनरली जो मध्यम किसान होते हैं, मीडियम लेवल के जो किसान होते हैं वो करते हैं। मिक्स फार्मिंग ना तो बड़े लेवल के किसान करते हैं, बड़े लेवल के किसान जनरली कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, गेहूँ चावल ये सब उगाते हैं। छोटे किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास इतना छोटा खेत होता है कि उस खेत में इतना ही प्रोड्यूस होता है कि जिसमें उनका खुद का पेट भर पाए। देखिए तीसरा बोला है कि ऐसे एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। मान लीजिए कि कहीं पे अगर बारिश है तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा,
जो जानवर हैं, एनिमल है, उनके लिए फॉडर नहीं आ पाएगा। फॉडर मतलब चारा नहीं हो पाएगा। अगर चारा ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तो किसान कहाँ से एनिमल हस्बेंड्री, कहाँ से एनिमल रियरिंग करेगा। तो तीसरा भी जो है हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में, पशुधन गणना। अभी 2020 के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट के अंदर अगर बात करें तो इसमें बोला है कि लाइव स्टॉक की जो सेंससेस हैं, पशुधन की गणना पीरियोडिकली होती है और ये आज़ादी के पहले से हो रही है। दूसरा बोला है जो इंडिजिनस कैटल्स हैं, हमारी जो देशी जो नस्लें हैं जैसे साहिवाल है, गिर है, ये सब इनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है। तीसरे में बात की गई है कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है, जो डेयरी है, वो जो डिपार्टमेंट है इस सेंसस को रिलीज करता है। देखिए, पहला अगर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं तो 1919 से लाइव स्टॉक की सेंसस चालू है और इसको हम पीरियोडिकली यानी कि समय समय पे हम लोग करते रहते हैं। पहला बिल्कुल सही है। तीसरा, इसको कौन रिलीज करता है? एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है वो इसको रिलीज करता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, हमारे पास क्या है, हमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला और तीसरा नहीं शो हो रहा है, ठीक है। अब हमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखो, तीसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, तो पहला इस ऑप्शन में ए में आ गया, तीसरा बी में आ गया और तीसरा फिर अगेन सी में है, तो ये तो करेक्ट है 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें कोई सा भी सही नहीं है। तीसरा करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हिंदी में आप यहाँ देखोगे। अच्छा, इन टोटल इंडिजिनस जो हमारी जो कैटल्स हैं, हमारी जो देशी नस्लें हैं, उनकी पॉपुलेशन में 2012 के बाद ये 2019 में डिक्रीज हुआ है। हमें 6% की गिरावट हमने दर्ज की है, -6% हो चुका है। पहले 151.17 मिलियन था और अभी 142 मिलियन हो चुका है। हालांकि अगर हम ओवरऑल बात करें कैटल की, सिर्फ कैटल की ही बात करें कैटेगरी लेके, तो हमारी जो कैटल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। पहले 190 मिलियन थी 2012 में, अभी 192 मिलियन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि स्टैच्यूरी बॉडी है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत बना है, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। देखिए, जू अथॉरिटी अगर आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे एनसीईआरटी में, उसमें दिया है कि ये सीबीडी के तहत नहीं बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बना है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं होते हैं। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्री इसके मंत्री होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, नाइदर 1 नॉट 2। यहाँ पे आप देख पाओगे इसको डिटेल में। अच्छा, इसका काम क्या होता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी का होता है कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो जूज हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो चिड़ियाघर हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड लेट डाउन करना, उनके लिए कुछ नीति निर्देश ये सब बनाने का काम है। हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसे कौन कौन से लॉज के तहत पावर दिए गए हैं। 4 हमें स्टेटमेंट दिए। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड इसलिए है कि आप में से अगर किसी ने एनजीटी के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा तब आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको करना मुश्किल है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी एक स्टैच्यूरी बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी पावर नहीं दिया गया है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत भी इसको पावर नहीं गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर किसी को आता होगा, ये किसी ने डिटेल में पढ़ा होगा तो उसे आइडिया हो सकता है, अदरवाइज ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। तो एनजीटी में ये सारे पावर दिए गए हैं एनजीटी को, वाटर, फॉरेस्ट, एयर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो 1980 वाले फॉरेस्ट एक्ट के तहत इसको पावर है, बट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको पावर नहीं मिला हुआ है। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाओगे। अच्छा, जिन लोगों को प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, अभी तो 4 महीने बचे हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप ओनलीएस के साथ जुड़ सकते हैं। 31 मई से सिर्फ प्रीलिम्स का ही बैच शुरू हो रहा है। रोज़ाना इसमें वीडियोस रहेंगे, वीकली इसमें टेस्ट रहेगा, आपको मटेरियल भी मिलेगा, ऑल इंडिया रैंकिंग, काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें रहेंगी। सीसेट के अंदर भी इंक्लूड रहेगा इसमें।
आप कॉल कर सकते हैं 7007931912 के ऊपर। कुछ हमारे साथी हैं जिनको इन वीडियोस की जो PDF है वो नहीं मिल रही है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस वीडियो में तो आपको इस तरीके से एक लिंक मिल जाएगा onlyas.com डाउनलोड्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इन केस अगर यहाँ से आपका डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे आप सर्च करना PDF 48 आप सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ये आज की हमारी आंसर की है। और प्रीवियस सेशन में हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि भारत के अंदर कौन सी मिट्टी है जो कि सबसे ज़्यादा फैली हुई है, तो उसका सही जवाब होगा एल्यूवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। आज आपको बताना है कि NGT का जो फैसला होगा उसके विरुद्ध अगर हमें अपील करनी है तो कौन से कोर्ट में करनी पड़ेगी। मतलब NGT के डिसीजन से हम खुश नहीं हैं, हमें अपील करनी है तो कौन से कोर्ट में हम कर सकते हैं। और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इन वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर ऑफिसर